ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और डिबेट कर रहे हैं हम इसी पर कि कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, लेकिन उसके कारण कुछ लोगों को समस्याएं भी आ रही है, खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसकी वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह भी कि जो किसान है वो लगातार कुछ बातों की तरफ जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कृषि कानूनों में कुछ चीजें, कुछ पेचीदगियां हैं। लेकिन अमित जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर की। अमित सिंह चौहान ने, जो निदेशक है NBH के, वो कह रहे हैं कि कुछ भ्रम की स्थिति है, कुछ इस तरीके की चीजें हैं। बहरहाल संजय खुराना जी भी हमारे साथ, आप पूर्व चेयरमैन है CII के, आपसे समझना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ा है इस दौरान, और कृषि कानूनों से समस्याएं क्या आप इसके नेगेटिव देख रहे हैं, क्या आप इसके पॉजिटिव देख रहे हैं? धन्यवाद राज जी, मैं हिमाचल में उद्योग चलाता हूं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत इस समय हिमाचल में उद्योग चलाने की इस कृषि आंदोलन की वजह से आ रही है, वो है कि कच्चे माल का जो आना जाना है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, क्योंकि हिमाचल की जो एंट्री है वो हरियाणा और पंजाब के थ्रू ही होती है। वो जितना भी कच्चे माल की आवाजाही है, वो आज इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इन बद्दी। मैं बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ एरिया को मैं अपनी फैक्ट्रियां, अपने उद्योग चलाता हूं। तो यहाँ के उद्योगों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि कच्चे माल की आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो बहुत बुरी तरीके से हैम्पर्ड है। इसके अलावा जो फिनिश गुड्स है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो वक्त पे गाड़ियां नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, क्योंकि हर एक को एप्रीहेंशन है कि आज वो गाड़ी प्रोवाइड करवाएंगे तो उनका रास्ते में गाड़ियां फंसेंगी और वो गाड़ियां अपने गंतव्य स्थान पे नहीं समय पर पहुंच पाएंगी। तो उसके वजह से ना तो फिनिश गुड्स के लिए गाड़ियां मिल रही हैं और ना ही कच्चा माल टाइम से फैक्ट्रियों में पहुंच पा रहा है। तो ये तो उद्योगों की समस्या। और इसके साथ साथ जो एक और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है वो लॉजिस्टिकल कॉस्ट की है, कि इस आंदोलन की वजह से लगभग 5 से 7% लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ गई है। बिकॉज अगर आप थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं ट्रांसपोर्टर को कि वो गाड़ी प्रोवाइड करे, तो वो फिर ऊंचे दामों के ऊपर गाड़ी प्रोवाइड करने की चाहत रखता है। तो उससे 5 से 7% लॉजिस्टिकल कॉस्ट उद्योगों की इस वजह से बढ़ गई है। और उद्योग ऑलरेडी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। और ये कि इस किसान आंदोलन ने उसने एक घी का आग में की तरह काम किया है, मेरा ऐसा मानना है। जबकि मैं इस कृषि के अगेंस्ट नहीं हूं। जो भी कानून सरकार लाई है, सरकार का ये कहना है, या जो हमने भी कानूनों को पढ़ा है, सरकार की जो इच्छा है, ये जो सरकार का मंशा है, मैं कहूं तो वो है कि किसानों की आय डबल करने का जो माननीय प्रधानमंत्री का एक आह्वान था, उसको पूरा करने की और है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार कृषकों को ये बताने में असफल रही कि इसकी क्या अच्छाइयां और क्या बुराइयां होंगी। ठीक है संजय खुराना जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आपके कैमरे पर शायद आपका हाथ है, उसे आप हटाएं। इस बीच में शैलेश पाठक जी के पास जा रहा हूं। शैलेश जी, हमने सभी से बात की और एक बात निकल कर आ रही है कि कच्चे माल की दिक्कत हो रही है, लेकिन किसानों की भी स्थिति को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं किसान भी इस सर्दी के कारण परेशान हो रहे हैं। लेकिन जो परेशानियां आपको हो रही है उसका भी जिक्र करें। और जो अमित जी ने बात कही थी कि एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या आप भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं? किस बात से इत्तेफाक रखता हूं? कि एक भ्रम की स्थिति इन कानूनों को लेकर बनाई गई है, वो विपक्ष का कह लीजिए। शैलेश पाठक जी, मुझे लगता है ये किसानों को समझने में कोई गलती हुई है या कोई उन्हें मोटिवेट कर रहा है। क्योंकि मैं अगर हिमाचल के किसान की बात करूं तो हिमाचल के किसान दिल्ली की मदद वो सब्जी उठा के आती है, उनकी सब्जी, और दिल्ली में वो वहां पे इस्तेमाल होती है। ना किसानों को कोई दाम का कोई इश्यू आता है, ना उनकी सब्जी। ठीक है शैलेश पाठक जी, लौटता हूं आपके पास। शैलेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। शैलेश अग्रवाल जी, पॉजिटिव इस कानून के और नेगेटिव इस कानून के अगर आप बता पाएं, क्योंकि इंडस्ट्री को दिक्कत हो रही है, कच्चा माल नहीं पहुंच पा रहा है, गाड़ियां लाजमी तौर पर महंगी है। दूसरी तरफ हमने देखा था कि कोरोना का वक्त था, उस दौरान इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान झेलना पड़ा।
अब क्या ओवरऑल पिक्चर आपको नजर आती है और किस तरीके से एक मर्तबा फिर से इंडस्ट्रीज पटरी पर लौट पाए, उसके लिए आपके पास कोई सुझाव अगर हो तो वो भी आप जरूर दें। देखिए सर, मेरा ये कहना है दैट एक तो पहली बात तो उच्चतम न्यायालय ने आज इंटरफियर किया है और एक कमेटी बनाने की बात की है, तो सरकार को उसमें जितनी जल्दी शीघ्र कदम उठा लें उतने अच्छा है। किसान भी हमारे भाई हैं, हमारे देश के वासी हैं, उनका दर्द भी जो है हमें समझना चाहिए। सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसी तरह से ये लोकतंत्र है। मैं ये भी कहता हूं दैट कानून बनाने का हक सरकार को है। हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी बनी और उस तरह से कानून भी वहां पर जो है चर्चा के बाद पारित हुए। और जब कानून बने तो कुछ लोगों से बात भी हुई होगी, यही पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने सुझाव भी दिए होंगे। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं तो ये कहूंगा दैट सरकार ने अगर कानून बनाए हैं और आपको उसमें अगर आप उस कानूनों से खुश नहीं है तो आपको अपना उसमें डिसेंट देने का हक है। डिसेंट दीजिए, आप वहां बातचीत करिए, बातचीत करने के बाद एक मध्य का हल हमेशा निकलता है। दैट ये रास्ता कुछ सरकार झुके, कुछ किसान झुके, लेकिन अगर आप ये मान के चलेंगे दैट लोकतंत्र में कानून बने और उनको हम सिर्फ ये माने भी साहब इन कानूनों को बिल्कुल वापस लिया जाए, हम इसके अलावा और कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, तब लोकतंत्र नहीं चल सकता। कल को इसका इंपैक्ट दूर अंदाज अगर देखें, दूर तक हम देखेंगे दैट कोई भी कानून सरकार बनाएगी उसको जो है सरकार के खिलाफ जो है लोग खड़े हो जाएंगे। आज किसान हैं, कल को और कोई संस्था खड़ी होगी, तो इस कल को उद्योग खड़ा होगा। मेरी किसान भाइयों से भी अपील है, मेरी सरकार से भी अपील है दैट बीच का रास्ता अपनाएं ताकि उद्योग को, ऑलरेडी हम कोविड-19 की इस पेंडेमिक में से निकल रहे हैं, हमारे देश की जीडीपी बुरी तरह से इफेक्ट हुई है। आज जब हमें यह लग रहा है दैट पिछले 2 महीने से उद्योग में और बाकी जगह पर हमारी इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है, ठीक होने लगी है, तो आज हम दोबारा से उस स्थिति में ना आ जाएं जहां पर कोविड फैले, किसानों को भी नुकसान हो और सरकार को भी कल को ये लगे। लेकिन मैं ये जरूर आज फिर दोहराना चाहूंगा दैट इसमें मध्य का रास्ता अपनाएं। मेरी किसानों से अपील है दैट आप सरकार से बातचीत का जो उन्होंने दरवाजा खोला है उस दरवाजे में जरूर जाएं और उनको अपना मत रखें, उनकी बात सुने और जो बीच का रास्ता अपना के, ताकि दोनों के यहां विन विन सिचुएशन हो। चलिए, तो शैलेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि 2 कदम आप चलें, 2 कदम दूसरी तरफ से सरकार चलेगी और किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे। अमित सिंह चौहान जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने कुछ इंटरेस्टिंग बातें कही। आप ये भी मान रहे हैं कि एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है या फिर किसानों को भ्रमित किया गया है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब किसान आते हैं तो फिर इस बात पर भी जोर जरूर दिया जाता है कि कहीं ना कहीं पंजाब के तमाम किसान ये सोच रहे हैं कि ये जो कानून है ये इनके लिए ठीक नहीं है। एमएसपी को भी आप समझा दें और उसके साथ साथ ये भी समझा दें कि किसानों को कैसे भ्रमित किया जा सकता है या किया गया होगा इस स्थिति में। जी राज जी, निदेशक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अपने पद को और दायित्व को संभालने के बाद मैंने जो व्यापक तौर पे इस बिल को भी, तीनों बिलों को पढ़ा भी और इन पे विवेचन भी किया, तो उसमें मैंने पाया कि भी अगर सत्तारूढ़ हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगर इतना अहम कदम हिमाचल के और पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए अगर इतना बड़ा कदम उठाया है, तो उसमें कुछ व्यापक तौर पे कुछ हित ही होगा कि इतना बड़ा इन्होंने कानून लाया है। और वो कानून भी ऐसा जिसको कि हमारा जो उच्च सदन है और जो ये लोकसभा है, लोकसभा में भी हमारा ये बिल पारित हुआ और हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति द्वारा भी ये हस्ताक्षरित होके ये सबके द्वारा जब दोनों सदनों में भी इसके जो प्रोज भी थे, कॉन्स भी थे, उन पे चर्चा हुई, तब जाके ये तीनों बिल पास हुए। और जिस तरह से इन तीनों बिलों पर एक भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की दिक्कत आएगी, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सरकार ने वैसे ही अपनी व्यापक तौर पे ये कह दिया है, अपनी जो अभी जो बैठकें हुई हैं उसके पश्चात सरकार ने कहा है कि भाई इस पे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पे कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। फिर भी जो भ्रम की स्थिति कुछ संगठनों द्वारा फैलाई जा रही है कि इसमें नहीं जी, इसमें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा और इसमें कॉर्पोरेट जगत हावी हो जाएगा,
तो ये बिल्कुल भ्रम की स्थिति है। दूसरी ओर जो एपीएमसी वाली जो स्थिति है, पूरे भारत राष्ट्र में तकरीबन 2500 एपीएमसीयां चल रही हैं, जिसपे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 67% या 67% जो हमारा जो विपणन की प्रणाली है वो एपीएमसी के माध्यम से होती है। और खासतौर पे जो हमारा हरियाणा और पंजाब है, यहां पे एपीएमसी के माध्यम से 90% हमारी जो विपणन प्रणाली चलती है। तो इसी तौर पे हमारे जो इन क्षेत्रों के किसान हैं, उनमें यह भ्रामक प्रचार कुछ लोगों द्वारा या कुछ संगठनों द्वारा फैलाया जा रहा है कि जब ये आ जाएगा तो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, एपीएमसी प्रणाली नहीं रहेगी। तो ये जो एपीएमसी प्रणाली और न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो हमारी रिजीम है, जो एमएसपी है, वो दोनों खत्म नहीं होगी, ये चली रहेगी। जब इतने व्यापक तौर पे हमारे राष्ट्र की सरकार, हमारे जो हिंदुस्तान के एक ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाई है, तो उन्होंने व्यापक तौर पे किसानों का, जो किसान पूरे हिंदुस्तान में 60% से लोग जो से ज्यादा लोग किसानी में जुड़े हुए हैं, तो उनके हित में ही होगा। तो इसलिए मेरा एक मानना है कि इन सब पहलुओं को, हर पहलू के एक हमारे जैसे कहते हैं एडवांटेज पॉइंट्स भी होते हैं। कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स ऐसे हो कि जिसमें कि कोई दिक्कत भी आ रही हो, तो उस पे भी सरकार के साथ बैठकर जितने भी हमारे किसान जो संगठन है, क्योंकि मैं खुद एक कृषक और किसान बागवान परिवार से हिमाचल प्रदेश से, तो हमारा भी मानना है कि किसान संगठन ज्यादा उग्र ना होकर अपनी बातचीत के माध्यम से इस मसले को सुलझाएं, ताकि व्यापक तौर पे आने वाले समय में जो किसानी के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सोच है, एक विजन डॉक्यूमेंट है, वन नेशन वन मार्केट की जो थ्योरी है, और आने वाले समय में जो एक केंद्रीय सरकार की डबलिंग द इनकम वाली जो थ्योरी है, उस पे भी चले। क्योंकि एक जो प्रधानमंत्री जो पूरे देश की सोच रहा है और किसानों के बारे में सोच रहा है, तो इसलिए हमें उग्र ना होकर बैठकर शांत मन से, शांत चित्त से इस मसले को सुलझाना चाहिए। अमित जी, क्योंकि उसने मुझे लगता है कि इसमें फायदे ज्यादा है और बहुत बहुत खूबसूरती के साथ हम देख रहे हैं कि बॉर्डर्स पर हालांकि जरूर है, लेकिन शांतमय तरीके से अपने धरने को और आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ शैलेश पाठक जी जुड़े हैं और तमाम मेहमान भी लगातार सारे बने हैं। शैलेश पाठक जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इंडस्ट्री को कितने करोड़ का या कितने लाख का तकरीबन नुकसान इस दौरान हुआ होगा, और उसके साथ साथ ये भी जरूर बताइए कि कौन से बिजनेस को आप केटर करते हैं और वहां पर किस तरीके की समस्याएं आपको उत्पन्न हो रही है। जैसे मेरी कंपनी फेनेस्ट्रेशन फील्ड से है, इसका मतलब है हम ग्लास और डोर्स एंड विंडोज बनाते हैं, और उसका मुख्य मार्केट दिल्ली है। और पिछले काफी समय से हम अपना माल समय पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कुछ जगह पर तो हम पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, और पूरी तरह से आकलन करना तो बहुत मुश्किल होगा। पर मुझे लगता है अगर हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो इस आंदोलन को होते होते तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, तो हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सभी की इंडस्ट्री का हो। पूरा आकलन तो समय के साथ हो पाएगा, ऐसे कोई फिगर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, पर मुश्किल तो है। और सर्दियों एक ऐसा समय होता है जहां पर काफी सारी चीजों की आवश्यकता होती है। ठंड की वजह से मैं खिड़की दरवाजे लगाता हूँ लोगों के घरों में, और अगर इस समय में जो लोग अपने घर को बंद करना चाहते हैं सर्दी की वजह से, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे कस्टमर परेशान हो रहे हैं। मुझे लगता है किसानों को हम सबकी सुविधाएं देखनी चाहिए, और ये एक बहुत ही संकुचित सोच है जिसकी वजह से उन्होंने पूरे सिस्टम को एक तरीके से बांध दिया है और रैंसम पर लेकर गए हैं। तो ऐसा करना ठीक नहीं लगता मुझे, और उन्हें थोड़ा बहुत सरकार के साथ विचार विमर्श हो रहा है, वो उसे सरकार अपनी बात रख रही है, वो अपनी बात रख रही है, पर ये समझौता होने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ न कुछ अपने वो रखने पड़ेंगे। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि देश के बहुत सारे राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल, वहाँ के किसानों को ऐसा अभी भी अपने काम भी कर रहे हैं, अपना वो बेच रहे हैं। मैं हिमाचल से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे
लगता है हिमाचल का किसान समृद्ध है और किसानों के मुकाबले में, तो उसका आधुनिक खेती जो करता है, जो आधुनिक कॉन्ट्रैक्ट करके जो खेती करता है, जिससे उसकी फसल का उसको अच्छा दाम मिलता है, उसकी फसल को ट्रांसपोर्ट के लिए भी वो बॉदर नहीं होता। जो बिजनेस पर्सन है जो उससे प्रोड्यूस उठाते हैं, उसकी फसल उठाते हैं, वो बड़ी उनकी हो जाती है, चाहे वो फल पैदा कर रहे हैं, सब्जियां पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बेटर है अगर हम एक आधुनिक पद्धति पर जाएं, नई नई तकनीक पर करें। हर बार अगर हम चावल और गेहूं ही उगाते रहेंगे तो शायद किसान को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं संजय खुराना जी की तरफ रुक कर रहा हूं, वक्त की कमी हमारे पास। संजय खुराना जी, डिफरेंसेस इतने ज्यादा क्यों आ गए सरकार और किसानों में कि इतना लंबा वक्त हो गया, जिस कारण अब अलग अलग फील्ड के लोगों को दिक्कतें आ रही है? क्योंकि आप तो लंबे वक्त से इस फील्ड में भी है और समझ भी पाएंगे कि स्थिति क्या है। अगर मैं एक चीज समझना चाहूं कि ये डिफरेंसेस कैसे आए हैं और ये कैसे दूर हो सकते हैं ताकि इंडस्ट्रीज को भी जो नुकसान हो रहा है वो ना हो आने वाले वक्त में, कोई सजेशन आपका? देखिए, जहां तक ये दूरियां बढ़ने का जो कारण है, मैं तो मुख्यतः मेरा ये मानना है, अपनी पर्सनल ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ राजनीतिक षड्यंत्र, कुछ जो है इंटरेस्टेड फोर्सेस या वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहा है, जो कि सरकार की जो मंशा है, जो कि सरकारों की जो मंशा है, वो उस किसानों तक नहीं पहुंचा देना पा रहे हैं, वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। और जहां तक आपने सुझाव मांगा, तो मैं शैलेश अग्रवाल जी के साथ बिल्कुल एंडोर्स करता हूं उनकी बात को, कि जो आज उच्चतम न्यायालय ने जो एक सुझाव दिया है कि एक कमेटी बनाई जाए और किसान भाई के इस आंदोलन को छोड़ के, सड़कों को छोड़ के अपने अपने घरों को वापस लौटे, और उस कमेटी में जो भी न्यूट्रल नुमाइंदे हों, उनके साथ सरकार और किसान भाई दोनों बात करें। लोकतंत्र में मैं आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं, बट ये जो आंदोलन का तरीका, जैसे कि कर्नल पाठक ने बोला कि लिटरली रैंसम पे पूरी जनता को और सरकार को लिया जा रहा है, इसके मैं निंदा जरूर करता हूं कि ये कोई तरीका आंदोलन का नहीं होता है। आज आप 2 महीने से पूरे रास्ते जाम करके बैठे हुए हैं, इसको एक आम जनता को और उद्योगों को कितना इसका नुकसान हो रहा है वो भी किसान भाइयों को समझने की बहुत जरूरत है। मैं आपके माध्यम से अपने सभी हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि कृपया आप ये सड़कों का रास्ता छोड़ें और अपने अपने घरों को लौटें, और जो उच्चतम न्यायालय ने आज बोला है उसको उस कमेटी में हम जाके बातचीत के जरिए से, और ये भी कहना जरूर चाहूंगा कि देखिए, दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ तो झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी पोजीशन जो है वो बड़ी अड़ियल बनी हुई है कि सरकार, जबकि सरकार क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट करने के लिए तैयार है, बट किसान भाई सिर्फ रिपील ऑफ एक्ट की बात करें तो रिपील ऑफ एक्ट तो होगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए आखिरी 1 मिनट है, मैं अमित जी आपके पास आ रहा हूं, अमित सिंह चौहान जी के पास जा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को थोड़ा समझा दें ताकि जो आने वाले दिनों में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ज्यादा होती है पंजाब में, हरियाणा में, तो वहां पर किस तरीके से ये काम करती है और कौन कौन सी चीजें जो बहुत ज्यादा इन दिनों चर्चा में है लेकिन वैसा होता नहीं, जो आपने पहले भी समझाया, थोड़ा सा उसे ब्रीफ करें। राज्य कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अर्थात अनुबंध खेती के तहत क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स है वो जो आपके खेत हैं या खलिहान उनको लेता है उस पे अनुबंध पे और उस पे काम करता है। लेकिन जो इसमें एक हमारे विचार जो व्याप्त हो रहा है वो ये है कि इसमें किसानों में ये भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कि इससे आपके जो खेत है या आपकी जो जमीन है आने वाले समय में उसका एक टैक्टिकल रूप से उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसको बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली आपके सामने लाना चाहते हैं। इससे सिर्फ आपका जो उत्पाद है उस पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसके तहत एक अनुबंध होगा। आपकी जो सिर्फ उत्पाद है, आपकी जमीन का किसी भी तरह पे ठेका नहीं होगा। तो ये हम क्लियर करना चाहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आने वाले समय में भी जो किसान है उसके लिए हितकारी रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी महाराष्ट्र, कर्नाटका और जो हमारे साउथ और कुछ राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ ऐसे जो हमारे राज्य है, यहां पर अभी वर्तमान में भी और इससे पहले भी जो अनुबंध खेती है जिसे कहेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। और आने वाले समय में भी हम भविष्य में भी चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छा ऑप्शन है कि आपके हमारे जो किसानों की जो अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही चीजों को बहुत क्लैरिटी के साथ अमित जी आपने समझाया है।
वक्त की कमी मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेश अग्रवाल, संजय खुराना, शैलेश पाठक और अमित सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े थे। तो यहाँ पर ये बताने की जरूरत जरूर है कि इसका आपके पास एक विकल्प क्या रह सकता है या फिर जो स्थिति है उससे कैसे निपटा जा सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ खबरें।